मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। जी हाँ, 43 नए मंत्री बनाए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश से भी 2 हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार खट्टर। सिंधिया स्वाभाविक तौर पर मंत्री पद के दावेदार थे। वो पहले भी कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में मंत्री रहे, तो मध्य प्रदेश में तख्ता पलटकर उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई। वहीं वीरेंद्र कुमार 7 बार के सांसद है। वो भी पूर्व में मंत्री रहे हैं और ईमानदार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 2024 में होने जा रहे लोकसभा और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरणों को देखते हुए किया गया है। ये फेरबदल मोदी सरकार और बीजेपी को कितनी राजनीतिक मजबूती देगा, इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 43 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। मोदी की टीम में एमपी से 2 मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक बड़ा चेहरा, जिन्होंने मध्य प्रदेश की तख्ता पलट में एक अहम भूमिका निभाई, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में जगह दी गई है। लेकिन ये तख्ता पलट बीजेपी को कितनी मजबूती देगा? क्या ये मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 2024 की तैयारी है? लेकिन इस मोदी मंत्रिमंडल में खास और अहम बात, इसमें सबसे ज्यादा दलित वर्ग के नेताओं को तरजीह दी गई है, यानी कि दलित चेहरों को जगह दी गई है। और मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है यूपी पर, क्योंकि यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं। अगले 6 से 7 महीने बाद यूपी में चुनाव होंगे और यूपी एक अहम भूमिका निभाएगा लोकसभा चुनाव में। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 70 से 80 सीटें जो कि यूपी से आती है और इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर किया जा रहा है। लेकिन अब जब ये तख्तापलटी हुई है और युवाओं को मौका दिया है, तो क्या ये मजबूती देगा? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होगी और 2022 में जो कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या उसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा? कुछ चेहरे हम आपको बता रहे हैं जो कि मोदी के नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी, जिनका प्रमोशन होगा। मनसुख मंडाविया, जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। भूपेंद्र यादव, इन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। बात करें तो पुरुषोत्तम रुपाला को भी कैबिनेट में जगह दी गई, यानी कि सीधे तौर पर नए चेहरों को जगह दी गई है। 34 नए मंत्री बनाए गए हैं, 7 का प्रमोशन हुआ है। अनुराग सिंह ठाकुर जो कि मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। काफी कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें जगह दी गई है। लेकिन एक बड़ी बात, इस मोदी कैबिनेट से पहले 14 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर, वहीं बात करें तो रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्र में बड़े मंत्री रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दिया, जो कि हैरान करने वाला था। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जगह वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को जगह दी जाएगी। अब केंद्रीय विस्तार से पहले, कैबिनेट विस्तार से पहले इन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन मध्य प्रदेश से जो 2 चेहरे लिए गए हैं, क्या वो मजबूती देगा बीजेपी में? क्योंकि कई ऐसे जो मंत्री रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुछ मंत्री नाराज भी चल रहे थे, जिन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। सर्बानंद सोनोवाल जो कि एक अहम चेहरा असम का, उन्होंने जीत दिलाई, उन्होंने अपना पद छोड़ा, उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी गई है। और आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि जो नया कैबिनेट विस्तार किया गया है, युवाओं को जगह दी गई है, तख्ता पलटी हुई है, वो बीजेपी को कितनी मजबूती देगा, इस पर बहस करेंगे। लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी मौजूद है और कांग्रेस से पक्ष रखेंगे ब्रजभूषण नाथ जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक कर रही हूं मैं ब्रजभूषण जी की ओर। ब्रजभूषण जी, आज कैबिनेट विस्तार हुआ है, तख्ता पलटी और युवाओं को मौका दिया गया है। सबसे ज्यादा फोकस उन राज्यों पर किया गया जहां चुनाव होने वाले हैं। दूसरी ओर दलित चेहरों को इसमें मौका दिया गया है। कुछ बड़े मंत्री जिन्होंने इस्तीफा भी दिया है इस कैबिनेट से पहले। लेकिन कांग्रेस शुरुआती दौर से कहती हुई आ रही है कि दलित चेहरों को मौका दिया गया है इस पूरे कैबिनेट में। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के दोनों मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई। और नरेंद्र मोदी जी ने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो बनाया है, चुनाव के दृष्टिकोण रखते हुए, उसकी बधाई। सबसे ज़्यादा खुशी हमें जब होती, जैसे अभी आप बात कर रही हैं कि दलित वाली बात पे जब हिंदुत्व की बात आती है तो दलित तो उसमें समायोजित हो ही जाता है। फिर ये जाति, पिछड़ा और दलित और पंडित, ठाकुर, ये कहाँ से आते हैं? हिंदुत्व की जब पार्टी की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती, तो दलित को बना दो, चाहे वहां मिश्रा जी को बना दे, तो
तो वोट तो आपको वैसे ही मिल रहे थे। उसमें दलित चेहरा का फोकस करके मध्य प्रदेश से आपने सागर से लिया, सागर बुंदेलखंड, ये जमावट जो हो रही है एक नए तासीर के तहत हो रही है। 8 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं उसकी जमावट की जा रही है। चुनाव हमें देखना है, हमें इस देश में और इस प्रदेश में विकास और कोरोना का संक्रमण जो हो रहा है उसको देखरेख नहीं करनी है। बड़ी विपदा है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया जी, और मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को जो अब दायित्व दिया गया है कितने खरे उतरते हैं। जो आज हर्षवर्धन जी को हटाया है, ये अगर 8 महीने पहले हटा लेते तो मैं निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि इस भारत देश में जो कोरोना का संक्रमण फैला है वो नहीं फैल पाता और उसमें रुकावट होती। ऐसे बड़े बड़े चेहरे हटाए हैं, आने वाले भविष्य गर्त में है। मैं निश्चित तौर पर एक बात कहना चाहता हूं इस मामले में कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी जमावट कर ले नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जनता सब देख रही है और जनता इस बार उत्तर प्रदेश में आपको सही सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी है। चलिए आपके पास आऊंगे, लेकिन गुलरेश जी की और रुख करूं। गुलरेश जी, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिली है। ऐसे में कांग्रेस का सिर्फ एक ही निशाना है कि विकास पर ध्यान देने की बजाय मोदी जी तख्ता पलटी कर रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं, दलितों को मौका दे रहे हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले मोदी जी अब धर्म क्यों देख रहे हैं, अब जाति क्यों देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की बातें जो है कांग्रेस करती है बेमानी बातें हैं। हमारी ओर से और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी को नवनियुक्त मंत्री हैं उन्हीं को हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि जिस कार्य के लिए उनको रखा गया है उसका वो अच्छी तरह से निर्वाह करें। प्रधानमंत्री जी की भी यही अपेक्षा है, पार्टी की भी यही अपेक्षा है उनसे। अब जहां तक बात है कि जिस प्रकार की बातें होती है कि आपने इस जाति को साधने के लिए, उस क्षेत्र को साधने के लिए, समाज को साधने के लिए ये किया वो किया, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा जो लक्ष्य होता है वह होता है इस राष्ट्र को साधना। जब राष्ट्र सधेगा तो सभी जाति, सभी धर्म, सब कुछ, सभी क्षेत्र अपने आप सध जाते हैं। बार बार बात होती है कि उत्तर प्रदेश से इतने प्रतिनिधित्व दे दिए कि 2 जो वेव हो चुकी है कोविड-19 की, उसकी वजह से चाहे रोजगार को जो लॉसेस हुए हों वह हुए हैं, जो 2 साल में काम होने थे, जितनी स्पीड से होना चाहिए थे, उसको कहीं ना कहीं बाधा पहुंची है। अर्थव्यवस्था को जो क्षति पहुंची है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान का वह सूबा जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है और हर 5वां भारतीय जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन देना ही होगा। इससे इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि चुनाव तो हिंदुस्तान में हमेशा चलते रहते हैं। यदि ऐसा ही होता तो पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी ने खूब मेहनत भी की थी, तो उस समय हम वहां से रिप्रेजेंटेशन दे देते, उस समय एक्सपेंशन कर देते, लेकिन उस समय एक्सपेंशन नहीं हुआ। एक्सपेंशन अब किया है और आप देखिए ना कि इसमें आप पैन इंडिया आप देखेंगे तो आपको पैन इंडिया प्रतिबिंब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में काम करना और पूरे हिंदुस्तान का काम करना है। तो ये सब बातें कांग्रेस करती तो कहना है कि ये गुलरेश जी, कांग्रेस का कहना है कि तख्ता पलटी इसलिए है क्योंकि ऐसा ना हो कि जो दल बदलू नेता है वो घर वापसी कर ले। देखिए मैडम, कांग्रेस से आप अपेक्षा क्या करेंगे? कांग्रेस से क्या आप ये अपेक्षा करेंगे कि ये बहुत अच्छा हो रहा है? कांग्रेस से क्या ये अपेक्षा करेंगे कि नहीं संध्या जी को बहुत अच्छा अवसर दिया, एक युवा को अवसर दिया, मोदी जी युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा ही बढ़ाना चाहिए? क्या आप कांग्रेस से ये अपेक्षा करेंगे? तो आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इनकी बात का जवाब दूं? आप बताइए कि इनकी बात में कोई दम हो तो जवाब दूं। और वैसे मैं एक बात बोलूं मैम, चूंकि आप चौथा स्तंभ है हमारे देश के लोकतंत्र का, इसलिए मैं हर बात का इनकी जवाब देता हूं, वरना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता, एक जिसको कहते हैं वोट कटुआ पार्टी के प्रवक्ताओं की बात का जवाब दे तो कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूछता है तो हम इनको वैलिडेशन देते हैं। लेकिन गुलरेश जी, आपने कहा कि ये कोई चुनाव की तैयारी नहीं है। चलिए उनके और भी रुख करूंगी, लेकिन आप एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। ये चुनाव की तैयारी नहीं है तो क्या विकास की तैयारी है? और अगर विकास की तैयारी है तो जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, क्या उन्होंने विकास नहीं किया? हर्षवर्धन, जो कि अहम भूमिका रही है इस पूरे कोरोना काल में उनकी। आपको क्या पता कि हर्षवर्धन जी के विषय में पार्टी ने, मोदी जी ने, नड्डा जी ने क्या सोच रखा है? आपको नहीं पता ना मुझे पता है। देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें पार्टी में भी काम करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता है, सरकार में भी काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है।
पार्टी को अलग सूबे, ऐसे सूबे जहां अभी तक हमारा एक्सपांशन नहीं हुआ है, वहां एक्सपांड करने के लिए तो भी इन्हें बहुत से जवाब लोगों की दीजिए ना आवश्यकता है। गुरुजी जी, इन्हें जवाब दीजिए ना, फिर ये क्यों बात कर रहे हैं विकास की। इनका कहना है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सरकार को, केंद्र को विकास पर ध्यान देना चाहिए, वहां ये लोग तख्तापलटी में लगे हुए हैं। देखिए, इनकी बात का कोई औचित्य होता नहीं, जवाब क्या दूं इनके। आप ये बताइए ना मुझे, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को उठाकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने कुछ खा पी कर रोज रात को ट्वीट करता है, ऐसी ऐसी बातें ट्वीट होती है। तो ये पार्टी जो है ना, इस तरह से गुमराह हो चुकी है, भटक चुकी है। इनकी बातों को क्या उत्तर दूं मैं? उत्तर आपकी बात का दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये देखिए कि किसको रखा है, गुलेश जी, कहां अगर से मुझसे रखा ही है। बात करनी होती तो मैं आपसे फोन पे भी बात कर लेती। चलिए तो क्या- ब्रजभूषण जी की और रुक कर रही हूँ, उन्हीं से जवाब लेती हूँ। ब्रजभूषण जी, आपने अभी कहा गुलरेज जी, निश्चित तौर पे इस देश में कांग्रेस पार्टी या अन्य दल सबसे पहले विकास के माध्यम के अनुसार जनता वोट देती है, जिसके लिए खरा उतरना पार्टी के लिए नैतिक जवाबदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। जिस मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जी और आपकी पार्टी के नेता लोग जीत के आए, क्या उस भावना से आप लोग जनता के सामने खरे उतर पाए? मैं कहता हूं कि पूरा देश जानता है निश्चित तौर पर नहीं उतरे। आज देश में 10 करोड़ लोग रोजगार खो चुके हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसी व्यापारियों का बड़ा बड़ा बिजनेस डंप हो गया है। अब आप कोविड का नाम लेने लगेंगे। जीडीपी ग्रोथ जो आपने बढ़ाने की बोली, आपने उसको गर्त में पहुंचा दिया। अब इस बात की भी अगर लगता है कि कांग्रेस ट्विटर हैंडल पे बात करती है, तो हम धन्यवाद देते हैं राजीव गांधी जी को। अगर राजीव गांधी जी नहीं होता तो आज भी आप मोबाइल पे अपना हाथ में लेके नहीं चल रहे होते। देखिए, ट्विटर नहीं, हम नहीं जी रहे। हम ये बताना चाहते हैं कि देश में जो विकास होता है, देश में विकास की बात की जाती है। हम अटल बिहारी वाजपेयी की यही मंच के सामने, अटल बिहारी वाजपेयी की आज भी हम लोग और कांग्रेस का हर व्यक्ति तारीफ करता है। इसलिए तारीफ करता है कि प्रधानमंत्री रोजगार जो सड़क योजना है, वो एक ऐसी योजना लेके आए। आप लोग तो शर्म करोगे कि कांग्रेस ने क्या विकास किया है। आपने बोला कुछ नहीं किया। उसके बाद जो कांग्रेस ने विकास किया उसको बेचने का काम आप लोगों ने किया है। पूरे भारत देश की जनता ने देखा है, एसबीआई आपने बेच दी है, बीपीएल आपने बेच दी है, क्या क्या नहीं बेचा आपने। इस देश में सबसे पहले गुलरेज जी इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इस देश में सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश में लोगों को, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। रोजगार मंत्रिमंडल बनाना बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं सबको, लेकिन रोजगार, यहाँ पे उद्योग और यहाँ से लोग पलायन ना करें, उसकी सबसे ज्यादा अहम जरूरत है। ब्रजभूषण जी, विकास की आप बात करें, अगर विकास इतना ही कांग्रेस पार्टी करती तो इतने साल पुरानी पार्टी आखिर सत्ता से हाथ क्यों धो बैठती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना कि भोपाल में जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना के तहत विकास हुआ भोपाल में, और 3.5 लाख वोटों से प्रज्ञा ठाकुर जी को जनता ने जिताया। उसमें हम लोग क्या करें? जनता से आज पूछिए कि आपने सही निर्णय लिया है। हर एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारा निर्णय गलत है। हमारा एक, अगर हिंदुत्व की नहीं, मेरी बात सुनिए, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात नहीं, तो गलती किससे नहीं होती? इंसान से ही गलती होती है। गलती ऐसा नहीं है, जो पहले दो पार्टी 2 सीट पे थी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को वोट देती जनता, आज जनता ही ने वोट देकर इनको जिताया ना। तो जनता अपना निर्णय लेती है, उसको अधिकार है जनता को कि कौन आदमी सही कर रहा है, कौन व्यक्ति सही कर रहा है नहीं कर रहा, उसको वोट देने का अधिकार है। और निर्णय जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो वोट आज डाल रहा है वो कल डालेगा, जो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में जो आज वोट डाल रहा है वो कल कांग्रेस में वोट नहीं डालेगा। जनता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खुद के लिए निर्णय नहीं ले पा रही। आप पंजाब की स्थिति देख रहे हैं, राजस्थान की इतनी आपसी कला। चलिए गुलरेज जी की और रुक करिए। गुलरेज जी, आप काफी समय से कुछ कहना चाह रहे, कहिए। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं वही कहने वाला था कि जिस प्रकार की बातें कांग्रेस करती है ना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र की संस्थाएं हुई, और अब आपके सामने ही जनता को भी कटघरे में खड़े करती है, जनता को भी बदनाम कर रहे हैं कि आपने इनको हरा दिया, इसलिए आपने गलती की है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरफ जा रही है। आप मोदी जी का विरोध कीजिए, आप शिवराज जी का विरोध कीजिए, आप योगी जी का कीजिए, नड्डा जी का कीजिए, सबका कीजिए, लेकिन वह करते करते कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस देश के आवाम के विरोध में खड़े हो गए हैं आप, इस देश के युवाओं के विरोध में खड़े हो गए हैं आप। अब देखिए ना कि आज का जो मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ, क्या देख के किया गया? यही देख के किया गया है ना कि देश की इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रबलता देनी है, यदि थर्ड वेव आती है तो उससे किस प्रकार से निपटा जा सकता है, या किस प्रकार से हमारी जो ये तो कह रहे हैं 2024 की और 2022 की तैयारी है। अब इनका कहने से क्या होता है? आप बताइए ना कि इनके कहने से यदि ऐसा होता तो फिर हम वही करते रहते।
ये काम जो 2022 का और 24 का है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारत की सरकार जो है वो अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे वेल ऑयल्ड मशीनरी है इलेक्शन लड़ने के दृष्टिकोण से भी। तो इनसे हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, सभी लोगों को, सबको अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व मिला है। और जब ये विकास की बात कर ही रहे हैं तो फिर जवाब दीजिए इन्हें। जब ये बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ तो बताइए ना विकास क्या क्या हुआ है बीजेपी सरकार में, इन्हें जवाब दे दीजिए। विकास क्यों नहीं हुआ है? आप मुझको ये बताइए कि चाहे इस देश में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया हो, चाहे बॉर्डर रोड जिस प्रकार से काम कर रही हो, चाहे सेना के विषय में जो बात आती थी कि भारत की वायुसेना 40 दिन से ज्यादा तक लड़ने के लिए उस पर एम्यूनेशन नहीं था, उसको चाहे हमने बूस्टअप किया हो, चाहे नया इक्विपमेंट लाने का काम किया हो, चाहे आप देखिए कोविन को आज 50 देश मांग रहे हैं हमारी एप्लीकेशन, हमारे प्लेटफॉर्म को, तो उसका डेवलपमेंट किया हो। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो जनता देख रही है। आप देखिए विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का ड्राइव कौन चला रहा है? मोदी जी की सरकार चला रही है ना, कि राहुल गांधी चला रहा है। तो और हमने जिस प्रकार से साइंटिस्टों को बूस्टअप किया, जिस प्रकार से सही फंडिंग दी, भारत ने स्वदेशी वैक्सीन का इजाद की कि नहीं की। तो इस प्रकार की बातें हमेशा नकारात्मक दिखाना, हमेशा नकारात्मक छवि दिखाने की वजह से आप लोग, मैं कांग्रेस के भले के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस देश को अच्छे सत्ता पक्ष के साथ अच्छे विपक्ष की भी आवश्यकता है। यदि आप इतने ही नकारात्मक दिखेंगे तो नकारात्मक व्यक्ति को अपने पास बिठाना कोई नहीं चाहता है। देश की जनता आपको और दूर कर देगी। ब्रजभूषण जी, आपकी और रुक कर क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? गुलरेज जी, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि थर्ड वेव की तैयारी के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, मंत्री काम करेंगे। इसका मतलब सब चीजों को लेकर मैंने एक चीज को नहीं बोली, मैंने बहुत सारी बातें बोली। ये जो इसका मतलब पुराना मंत्रिमंडल आपका था, गुलरेज भाई, गुलरेज जी, आप इसके पहले जो मंत्रिमंडल था क्या वो देश के विकास के लिए संपूर्ण नहीं था? या जो मंत्री लोग उस टाइम काम कर रहे थे, जो रोजगार के लिए, विकास के लिए, वो सही उचित काम नहीं कर रहे थे? मैं कह रहा हूं अगर वो भी मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी जी का था और ये मंत्रिमंडल भी नरेंद्र मोदी जी का ही है, कोई अलग से पार्टी का मंत्रिमंडल नहीं है। तो हाँ, ये जमावट जो है ब्रजभूषण जी, आप बताइए कि क्यों किया है? ये जमावट, ये जो आपको पता है ब्रजभूषण जी, तो आप बताइए कि कैबिनेट विस्तार क्यों किया गया, आप बताइए। मध्य प्रदेश से, सागर से वीरेंद्र सिंह जी को, खटीक जी को जो लिया है, ये निश्चित तौर पर, और एक उत्तर प्रदेश से बाउंड्री से लगे हुए सांसद जी को लिया है मंत्रिमंडल में, ये उत्तर प्रदेश की जमावट की तैयारी है। 2023 के बाद निश्चित तौर पे बुंदेलखंड की मांग मध्य प्रदेश से उठनी है, एक बुंदेलखंड राज्य अलग बनाया जाना है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जो 8 महीने मार्च में चुनाव जो हो रहे हैं उसकी जमावट आप लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ब्रजभूषण जी, आप क्या कर रहे हैं? आप अध्यक्ष की ओर ध्यान दे रहे, तो आपकी क्या तैयारी है? आपकी क्या तीसरी लहर को लेकर तैयारी है अध्यक्ष चुनने की, या फिर 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी? आपकी काय की तैयारी? फिर हमारी तो तैयारी अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम देखने की है, जो देख रहे हैं हम लोग कि ये कर क्या रहे हैं। पेट्रोल कहां तक पहुंचा दिया इनने, डीजल कहां तक पहुंचा दिया, डीजल कहां पहुंचा दिया, पेट्रोल कहां पहुंचा दिया, रोजगार गर्त में कहां चला गया लोगों का, लोग कैसे आत्महत्याएं कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बलात्कार के मामले में और महिला उत्पीड़न के मामले में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे शीर्ष स्थान पे खड़ा हुआ है। ये बड़ा गर्व की बात है गुलरेज भाई। कानून व्यवस्था, अभी आपको 45,920 आंकड़े आप देखिए, 45,920 प्रकरण दर्ज हुए मध्य प्रदेश में, जिसमें 3,800 महिला उत्पीड़न में के केस दर्ज हुए मध्य प्रदेश के अंदर। अपने राजस्थान का, हमारा तो पूरा भारत है, हमारा पूरा भारत है, हमारा तो पूरा भारत है। अपना राजस्थान, हमारा राजस्थान अलग थोड़ी हो गया, ये हमारा तो पूरे भारत में जो जहां भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। चलिए गुलरेज जी क्या रुक कर, गुलरेज जी कहिए कुछ। देखिए, हमारे मित्र जो भी कह रहे थे कि पिछला जो मंत्रिमंडल था क्या वो काम नहीं कर रहा था, जो बदलना पड़ा वो भी मोदी मंडल था, मोदी जी का मंत्रिमंडल था, और ये अभी मोदी जी का मंत्रिमंडल है। देखिए, हमेशा क्या होता है, वक्त के साथ आज की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। उस समय के लिए बहुत मुफीद था वह मंत्रिमंडल, समय बदला है, परिस्थितियां स्थितियां बदली है, न केवल देश की बदली है बल्कि पूरी दुनिया की बदली है, तो उसके लिए नए मंत्रिमंडल मुफीद है। तो आपको जब परिवर्तन नहीं करोगे तो आप स्थायी हो जाओगे। कैसे स्थायी हो जाओगे? जैसे सोनिया गांधी जी वो चली आ रही है, लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष बनी हुई है, गांधी परिवार उससे मतलब नरेंद्र मोदी जी को हटाएंगे आप,
वो भी तो स्थायी क्या होता है, है? मतलब नरेंद्र मोदी जी को हटाएंगे आप? अरे बाबूजी सुन लीजिए, वाह, बाबूजी सुन धन्यवाद लीजिए, गुलरेज भाई। देखिए, चाहे मोदी जी हो वो भी स्थायी या हो गए ना, योगी जी हो या आपकी शिवराज जी नजर हो, में सुन स्थायी वो भी लीजिए, है। पार्टी 8 से साल, बाहर हम 10 साल कोई थे, नहीं है। अगले 10 मैं तो साल बोल बाद रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के कि वो नेतृत्व में भी चुनाव पार्टी होगा या से नहीं बाहर होगा, बोल सकते ये और हैं बता क्या? दीजिए सोनिया आप। गांधी के लिए आपके मन से जो बात निकली है अरे, बड़ी पसंद आ रही है मेरे को आज। सुन लीजिए। सोनिया गांधी 10 साल हो गए, 8 साल अरे, इनको भी होने आ रहे हैं। शांत रहे, सुन लीजिए। देखिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे वीडी शर्मा जी हो, चाहे नड्डा जी हो या अमित शाह जी हो, पार्टी से बड़ा, संगठन से बड़ा कोई भी नहीं है, न कोई परिवार है, न कोई व्यक्ति है। हम तो ये बात खुल के कहते हैं, आपके वो औकात नहीं है बोलने की, गांधी परिवार के विषय में आप बोल के दिखाएं। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका जो जमा हुआ पानी है वो सड़ रहा है, बदबू मार रहा है। क्या आपकी ये समस्या थी? आप ये समझिए, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में खूब उछल रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न यूपी का प्रभारी बनाया था प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी ने ईस्टर्न यूपी में जितने डिस्ट्रिक्ट से इतनी भी सभाएं नहीं की थी, और वहां पर सब की सब सीटें कांग्रेस हार गई। वे साथ में प्रभारी थी अमेठी और रायबरेली की। वहां पर क्या हुआ, राहुल गांधी जी किस प्रकार से आउट हुए अमेठी से, यह भी सबने देखा। उसके बाद आपने उसी प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा का प्रमोशन कर दिया, उसको पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी बना दिया। तो आपकी स्थिति तो ये, आप दूसरों को मत दिखाइए, हमको मालूम है कि हमको क्या करना है हमारे नेताओं के साथ, हमको अपने संगठन का विस्तार क्या करना है। आप मत बताइए हमको कि हमें क्या करना है, हम सब जानते हैं, समय पड़ने पर हम सब कुछ करते रहते। आप अपने गिरेबान में झांकिए। 2019 की हार के बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, ये कहा था कि आप कोई गांधी नहीं बनेगा, वापस राहुल गांधी को लेने की बात चलती है। तो जब तक कोई वो नहीं आते हैं तब सोनिया गांधी जी अपनी कुर्सी पे बैठी हुई है। आप अपनी बात कीजिए। जो तो आपका G32 था, वो बेचारे चिट्ठी लिख के परेशान हो गए। गुलरेज भाई, बीजेपी में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के 60% नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का बारे में माला जप के नेता बन गए हैं। आप पूरा इतिहास निकाल लीजिए पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप नहीं बोल पा रहे ना, मैंने जो बात बोली। हम तो बोल रहे हैं आपसे, आपको घूम फिर के राहुल गांधी सोनिया गांधी सपने में भी आते हैं। यही राहुल गांधी और गांधी परिवार के बड़प्पन है, यही गांधी परिवार की ताकत है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े बड़े नेताओं को सपने में नजर आते हैं। बिना उनका नाम लिए आप लोग राजनीति कर ही नहीं सकते भारत में। लेकिन ब्रजभूषण जी, पानी बदलने की तो वाकई में आवश्यकता है, क्योंकि कुछ समय पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि पार्टी में सुधार की जरूरत है। पार्टी में नहीं, देश में विकास की जरूरत है मैडम। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमें देश में ले किस साइड से जाना है। रोजगार हमें सबसे पहले उपलब्धता है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोग रोजगार हम देंगे, ये उनकी जवान है, उनने रोजगार देने के वादा किया था। आज धीरे धीरे करके लोग बेरोजगारी की गर्त में चले जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए, माफ करने की बात तो नहीं, किसानों की भी कही थी 5 साल में ही ना, हम और किसान ने, कांग्रेस ने कर्ज माफी कर रही थी ना कि नहीं कर रही थी? नहीं कर रही थी ना, कर रही थी कि नहीं कर रही थी? 10 दिन का कहा था सर। 15 लाख देने का आपने भी कहा था, आपके नेताओं ने दे दिया आपने। देखिए, वो 15 लाख देने क्या कहा था? गैस के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में, गुलरेज जी उज्ज्वला योजना के बारे में मालूम करिए। गैस की टंकियों में लोग बैठ के खाना खा रहे हैं आजकल गांव में। चलिए मेरे साथ एक आध दिन। टंकी तो दी आपने, तो वो भी नहीं दी। अरे साहब, सब्सिडी देने का वादा किया था ना उनके खाते में, कितनी दे रहे हैं आप? कितनी दे रहे हैं सब्सिडी? क्यों गरीबों के पेटों में लात मार रहे हैं गुलरेज भाई? देखिए, आप बात कर नहीं पा रहे हैं तो फिर सब इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे आप बात करें ना, अपने बारे में बात करें। हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमको आता है और हम अपने बिल्कुल आपको आता है कैसे कोरोना को आगे बढ़ाना है, कैसे चुनाव कराने हैं बंगाल में, 5 राज्यों में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है, ये आप ही को तो आता है, हम लोग को थोड़ी आता है ये। आप बोलते हैं 3 सीट से 77 सीट पर हम बंगाल में पहुंच गए और 40 सीट से 44 सीट से 0 पर आप पहुंच गए। उसके बाद भी आप हमको लेक्चर देने, क्या बात है? गुलरेज भाई, 420 पे 423 सीट पे आप आने वाले 50 साल में भी नहीं पहुंच पाओगे, ये भी आप देख लेना सामने। अरे ठीक है सर, अभी जो हो रहा है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, भविष्य की बात। अभी जो जेडीयू में जो घमासान मचने वाला है आपकी पार्टी में, उसका इंतजार तो करिए आप थोड़ा सा। अभी मंत्रिमंडल विस्तारित हुआ है, अभी आपने 12 लोग के इस्तीफे लिए हैं भाई, आप और ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे। उसके बाद भी गुलरेज जी, मैं बधाई देता हूं पूरे मंत्रिमंडल को कि देश के विकास के लिए जो आपने मंत्रिमंडल बनाया है वो देश के विकास के लिए खरा उतरे, देश के नौजवानों के लिए खरा उतरे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे बात कर रहा हूं बस।
यानी बहुत अच्छी बात है, ये बात सबको करनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप जो बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, कोई हंगामा नहीं होता है। देखिए, आपको इस पार्टी का मिजाज नहीं पता है और इस पार्टी के पीछे शक्ति क्या है ये नहीं पता है। इसलिए आप देखिए कि हमारे घर के यदि कुछ होता भी झगड़ा तो घर में रहता है और ठीक हो जाता है, आपकी तरह सड़क पर नहीं आता। अब हमेशा इस प्रकार से मुंगेरी लाल को सबसे सजाते रहे चाहे तो। तभी जसवंत सिंह जी और शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी छोड़ के चले गए। अरे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क तो नरेंद्र मोदी पार्टी छोड़ के चले जाएंगे तो आपको क्या पड़ने वाला है? देखिए, संगठन बड़ा है, विचार बड़ा नहीं है। विचार बड़ा है, विचार बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। संगठन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो इसी बात को समझ लीजिए कि देश बड़ा है, कोई पार्टी बड़ी नहीं है। फिर बिल्कुल सही बात है ना? तो देश के विकास की सोचिए, अभी चुनाव की नहीं। ब्रजभूषण जी, विपक्ष की सिर्फ एक ही भूमिका है, नकारात्मकता। विपक्ष की भी तो कोई भूमिका है इसमें जनता के लिए। मैंने बधाई दी, मैंने यही कहा ना कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है देश के विकास के लिए काम करे, देश की योजनाओं के लिए काम करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। जो कोरोना काल में लोग का परिवार का सदस्य मौत के कगार पे चला गया है, मृत्यु जिसकी हो गई है, वो सब की व्यवस्था करना आपका काम है। पार्टी, आप, जनता ने आपको जनादेश दिया है। चलिए गुलरेज जी की और गुलरेज जी बात करें तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ है, लेकिन उसके पहले हमने जो झटका देखा है कि तमाम बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। रविशंकर की बात करें या प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो ब्रजभूषण जी का कहना है कि अब पार्टी में हलचल तो बढ़ेगी क्योंकि वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस्तीफा ऐसा नहीं दिया है कि बागी होकर इस्तीफा दे दिया किसी ने। कंसल्टेशन के बाद, आपस में संवाद के बाद ही इस पार्टी में सब कुछ होता है और पार्टी ने इनके लिए क्या भूमिका तय कर रखी है पार्टी जानती है। और आपको जब भूमिका दिखेगी तो आपको सामने आएगी तो आपको भी दिख जाएगा। इस पार्टी को बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस से भी हमारे भाई साहब बैठे हैं, उनकी भी आवश्यकता है। आ जाए आप भी, देश के हित में आप भी काम करें साथ में। तो इस पार्टी को एक्सपांशन करने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए, सरकार की नीतियों को और सरकार की नीयत को जनता तक ले जाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। आपकी और भी रुक करूंगी, लेकिन हमारे साथ सपा से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर आर्य उस्मानी जुड़ गए हैं और बसपा से पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर रही हूँ डॉक्टर आर्य उस्मानी के पास। डॉक्टर आर्य उस्मानी, एक बड़ा कैबिनेट विस्तार, बड़ा फेरबदल, तख्ता पलट हमें देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर किया गया है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को भी इसमें लिया गया है, वरुण गांधी को भी इसमें शामिल किया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और ये मंत्रिमंडल के विस्तार से उस चुनाव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो, हाँ, एक चीज के लिए हम बधाई देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। पूरा कोरोना जो है उसको रोकने में, फैलने में वो नाकाम साबित हुए, इसलिए उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। ये एक अच्छा काम किया। दूसरा ये है कि अब ये मंत्रिमंडल विस्तार से या नए चेहरे से या युवा चेहरे से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको बड़े ईमानदारी से अपना मैनिफेस्टो खोलना चाहिए, जो इन्होंने 2014 में जारी किया था और उसके बाद दोबारा 2019 में जो जारी किया था, और उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज देश की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी किसान हैं, नौजवान हैं, जो भी पत्रकार हैं, वकील हैं, सब लोग, जो लोग कार कर्जे से लिए थे, कोई गाड़ी कर्जे से लिए थे, कोई मकान पे कर्जा लिया था, और उनका सबका जो धंधा जो है वो चौपट हो गया। तो खुले मन से प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो वकील, डॉक्टर, पत्रकार, किसान, मजदूर, व्यापारी सबका माफ कर दें एक तरफ से। तब तो जो है कुछ देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, वरना डेली आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं। इन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे।
लेकिन 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देना तो दूर रहा, 10 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। आज स्थिति बहुत गंभीर है। इन्होंने कहा था किसानों की फसलों का उपज का रेट हम दूने करेंगे, वो भी जो रेट हमने छोड़ा था उत्तर लेकिन प्रदेश में डॉक्टर आर्य करने का उस्मानी, रेट आपने कहा कि कैबिनेट विस्तार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दलितों को साधने की कोशिश की गई इस कैबिनेट विस्तार में, दलित चेहरों को मौका दिया गया है, तो कहीं न कहीं फर्क तो पड़ेगा आने वाले चुनाव में। मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो। जी, अगर 4 आदमियों को अगर आप समाज की धारा से उठा के ऊंची कुर्सी पे बैठा दो तो समाज का नहीं भला हो रहा ना, समाज का भला नहीं हो रहा है। आज पूरा समाज अगड़ा पिछड़ा, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, सारे लोग सब परेशान हैं, और उस परेशानी से जो निजात दिला सकती है भारत सरकार। तो आज जब हम लोग अखबार देखते हैं या चैनल खोलते हैं, टीवी देखते हैं, तो कर रहे हैं व्यापारी आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान चलिए आपके आत्महत्याएं तमाम कर सवालों के जवाब देंगे। गुलरेज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से पक्ष रखेंगे डॉक्टर आर्य उस्मानी। राजीव जी की ओर रुख करिए। राजीव जी, कैबिनेट विस्तार हुआ है, आज एक बड़ा तख्ता पलट में देखने को मिला है, बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर किया गया है, दलित चेहरों को मौका दिया गया है। ऐसे में अब कहीं न कहीं नुकसान तो बसपा को भी उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि दलितों को साधने की कोशिश की गई है इस कैबिनेट विस्तार में। बागीचा जी, सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से इस सदी के नायक दिलीप कुमार जी को श्रद्धांजलि, और मंत्रिमंडल विस्तार होने पे जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। है क्या बागीचा जी, आपको बतावें कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और सरकार का विशेषाधिकार होता है कि अपने संगठन से, अपने सहयोगी दलों से मिल करके कैबिनेट का गठन करें और उसमें फेरबदल करते रहें। ये कोई बड़ी वो नहीं है, ये तो होता रहा। प्रश्न आता है कि देखिए डिलीवरी कौन दे रहा था और कौन नहीं दे रहा था। आज कोरोना में पिछले 2 सालों से पूरी भारत की जनता कोरोना कार्यकाल में इतनी परेशान रही। भारत की जनता के साथ साथ सारे विपक्षी दल, उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत के जितने भी विपक्षी दल थे, वो कहीं न कहीं आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी का कार्यकाल ठीक नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी का जो डिलीवरी देना है, जो जनता के बीच में देना चाहिए, जिन कमियों के कारण, स्वास्थ्य मंत्री जी के कमियों के कारण और इस सरकार की नीतियों के कारण बहुत सारे लोगों ने जो जान गंवा दी, इसकी बार बार वो उठाया गया, मुद्दे उठाए गए, लेकिन इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री का जो इस्तीफा है वो साबित करता है कि कहीं ना कहीं हम ठीक थे। बात समझ रही हैं? दूसरा पहलू, दूसरा चीज आप जो कह रही हैं, उस बात को अगर हम ले लें कि शेड्यूल कास्ट को उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 4 दिन पहले आजमगढ़ में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के घर द्वार को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद शेड्यूल कास्ट जाता है अपनी फरियाद लेकर के, तो वहां का अधिकारी जो भी होता है, पुलिस से संबंधित अधिकारी, फरियादी को ही बंद करता है। इस तरह का जहां घृत अपराध होते रहेंगे, वहां पे क्या सोचती हैं कि 4 मिनिस्टर आप शेड्यूल कास्ट के या ओबीसी के बना करके इसको समायोजन कर लेंगे और समावेश में मिला देंगे? नहीं मिल सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस मंत्रिमंडल के गठन करने से आपने उत्तर प्रदेश से 6-6, 7-7 मंत्री दे दिया आपने सब कुछ। दूसरा चीज एक और बताऊं, कई दिनों से चर्चा चल रहा था कि कुर्मी बिरादरी को जो अनुप्रिया पटेल हैं, उनके साथ तो वही चीज हुआ कि उनको जो है तोप दिखा के और फुलझड़ी पकड़ा दिया गया। आज तक चल रहा था कि कैबिनेट कैबिनेट कैबिनेट, और आज स्टेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो खैर ये तो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि इस मंत्रिमंडल के गठन से इससे पहले इतनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने आप को नेस्ता नाबूद कर चुकी हैं कि इस मंत्रिमंडल में अभी और 4 शेड्यूल कास्ट और 4 बैकवर्ड रख लें, तब भी कुछ होने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। चलिए गुलरेज जी की ओर रुख करिए। गुलरेज जी, तमाम पार्टियों द्वारा सिर्फ एक ही सवाल कि कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति हुई, हमने बिल्कुल सही सवाल उठाया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया, इस कैबिनेट विस्तार की वजह से कहीं न कहीं तमाम पार्टियां ये सिर्फ निशाना साध रही है कि जनता पर ध्यान देने की बजाय, विकास पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ मोदी जी अपना तख्ता पलटी में, अपने कैबिनेट में व्यस्त हैं।
देखिए, प्रॉब्लम वही है कि हमारा देश का अधिकांश विपक्ष जो है, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांश विपक्ष जो है वो हमेशा टीका टिप्पणी करने के लिए ही जाना जाता है और करता है। सरकार जो भी करे उसको नकारात्मक ही बोलना है। आप ही बताइए, इनमें से जितने भी महानुभाव हमारे मित्र बैठे हैं, ये किसी एक चीज को भी अच्छा बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो कोई विषय नहीं होता। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट आपको कह रहा हूँ, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूँ कि पैन इंडिया ये जो विस्तार हुआ है इससे उसका प्रतिबिंब है। जिन प्रांतों में कोई चुनाव नहीं है वहां भी उसका प्रतिबिंब है, वहां पर भी से भी लोगों को लिया गया है, क्योंकि समूचे भारत में एक अलग प्रकार की चुनौतियां जब होती हैं, जब कोई एक आपदा आती है, विपदा आती है और विशेषकर एक पेंडेमिक होता है। तो पेंडेमिक के बाद जो जो स्थितियां हुई हैं दुनिया भर में, उसमें हम भी कोई अछूते नहीं बचे हैं। तो इसीलिए हमको एक बड़ी टीम की जरूरत थी और पूरे अखिल भारतीय स्वरूप से चाहिए था, हमने लिया है। इससे आप कहें कि इस जाति को देख के लिया, इस समाज को देख के लिया, इस क्षेत्र विशेष को देख के लिया, तो ये बेमानी सी बातें हैं, बेकार सी बातें हैं। आप बताइए कि कल तक जो नाम चल रहे थे मीडिया में कि इनको भी लेने वाले, इनको भी लेने वाले, उसमें से अधिकांश नाम है ही नहीं आज। तो ये सब जो है ना, ये जो गैस करके हिट करने वाली बातें होती हैं, हमारी सरकारों में वो नहीं होता। इधर से कुछ लीक आया, उस लीक के हिसाब से किसी ने अपना गैस चल दिया, वो गैस चल जो था वो सही हो गया, ये सब नहीं होता बीजेपी में। गुलरेश जी, ये बार बार क्यों कह रहे हैं, ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया, यानी कि ये मान ले कि हाँ कुछ न कुछ तो कमी रही होगी इस कोरोना काल में उनकी, क्या ये बात आप मान रहे हैं? देखिए, एक बात आप ये देखिए कि हाँ, सोचता है कि मोदी जी को हर्षवर्धन जी से WHO में ज्यादा काम लेना है, क्योंकि हम चीन को काउंटर कर रहे हैं और ऑलरेडी वो WHO के बड़े अधिकारी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और WHO पर एक तरह से चीन का अधिकार जम चुका है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर टेड्रोस को जो उन्होंने नियुक्त किया है, टेड्रोस चीन की भाषा बोलते हैं, तो हमको वहां पर भी चीन को काउंटर करना है और वो काम बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अधिकारी है WHO में। तो फिर रविशंकर और प्रकाश जी कहाँ काम कर सकते हैं अच्छे से? नहीं, रविशंकर प्रसाद जी क्या काम कर सकते हैं आपको दिखेगा पार्टी में, आपको वो भी दिखने वाला है बहुत जल्दी। चलिए, ब्रजभूषण जी की ओर कर। ब्रजभूषण जी, आप काफी समय मैं से आपसे आज्ञा चाहूंगा, क्योंकि मैंने 7:45 बजे दूसरी चैनल को टाइम दिया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं ब्रजभूषण जी से और रुक कर रही हूँ। ब्रजभूषण जी, आप कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मुंह चलाने के अलावा आपने देख लिया होगा इस देश में कुछ नहीं कर पाई। जैसा गुलरेज जी अभी बता रहे थे, अब तो चले गए हैं वो, कि विपक्ष के लोग जो है केवल सत्ता पक्ष पे उंगली उठाने का काम करते हैं। तो 2014 का रिकॉर्ड आप खुद नरेंद्र मोदी जी से लेके पूरे मंत्रिमंडल का और जो उनके विपक्ष के लोग थे जिस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठती थी, उनके क्रियाकलाप और काम देख लीजिए, तो आपको कोई बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि विपक्ष उस टाइम पे की भूमिका क्या होती है। विपक्ष की जवाबदारी है कि आम जनता की मांग उठाना, आम जनता के हित के लिए काम करना, और सरकार अगर काम नहीं कर रही हो तो उसे सही आईना दिखाना। ये तो विपक्ष का काम ही है। अगर आप बोलोगे विपक्ष घर बैठ जाए, विपक्ष कुछ कर नहीं रहा और जो भारतीय जनता पार्टी है जो शासन कर रहा है, देश कर रहा है, वो अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे आम जनता का होगा क्या? इसलिए ही विपक्ष की भूमिका अपने दायित्व निभाती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में, तो उनने भी लगभग 70 साल यही भूमिका निभाई है, कोई नया काम नहीं हो गया ये। अगर कांग्रेस या अन्य दल आम जनता की मांग उठाते हैं और उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरते, तो जनता के साथ विपक्ष की भूमिका बात करने खड़ी होती है। इसमें गलत क्या है? हमेशा देश में, भारत में विकास की बात सोचनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बात पे ध्यान नहीं देते। उनका एक ही ध्यान रहता है कि हम जमावट करके कैसे बरगला के इस जाति और उस जाति और उस समाज और उस धर्म को जोड़कर और तोड़कर कैसे सरकार बनाएंगे। लेकिन कभी मेरी बात खत्म हो जानी चाहिए कि कभी इस बारे में विचार करना चाहिए कि ऐसा करके हम देश में रोजगार कैसे स्थापित करेंगे जिसमें हमारा विदेश में नाम होगा। विदेश में नाम जब होगा जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, रोजगार होंगे, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी से युवा वर्ग आगे निकल कर जाएगा, तब विकास होगा। यहाँ पे गोबर गैस बनाने से विकास नहीं होने वाला। आपने बता दिया पकौड़े बनाने से विकास होगा, तो यहां पे देश में बेचारा रोजगार पकौड़ा भी नहीं बना पा रहा है आज के देश में। आपका रोजगार है। नरेंद्र मोदी जी बड़े अच्छे प्यार से कहते हैं कि पकौड़ा बनाइए, बड़ा अच्छा रोजगार है।
आप ही बता दीजिए कि कितने बेचारे बेरोजगार, 10 करोड़ लोग इस देश में, बागीशा जी 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आप देखिए देश में, इस भोपाल के अंदर, जहां हम भोपाल में बैठे हुए हैं, या मध्य प्रदेश में, या देश में, आप जिस बड़े सुनार के यहां ज्वेलर्स की दुकान पे जाएंगे, उनसे पूछिए सोना बिक रहा है कि गिरवी रखा जा रहा है, बोलेंगे हजारों टन में, हजारों किलो के भाव से लोग सोना गिरवी रख रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, लोग अपने मकान बेच रहे हैं, मकान गिरवी रख रहे हैं, लोगों के पास किराया देने के लिए पूंजी नहीं बची है। कैसा होगा देश में विकास? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद विकास होगा? जब तक तो तीसरी लहर आ जाएगी। आप हमारे वैक्सीनेशन की बात कर लीजिए, वैक्सीनेशन में क्या हुआ देश में? 1 करोड़ वैक्सीनेशन होना है बागीशा जी पर डे, तब जाके हम लोग 6 महीने में फुल वैक्सीनेशन कर पाएंगे भारत देश में। आप 14 लाख वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, और यहां पे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेशन कर देंगे। कैसे कर देंगे? दूसरी वैक्सीनेशन का डोज आप बार बार बदल रहे हैं। अभी आपकी नीति निर्धारित नहीं है कि करना कैसे चाहिए, कहां वैक्सीनेशन होगा, कैसे वैक्सीनेशन होगा, किसको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, इस और ध्यान देना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पे विपक्ष पार्टी की जो भी बात बोली थी कि हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर जैसे ब्लैक में बिके हमारे भारत में, 50,000 रुपए का एक रेमडेसिविर बिका है। 50 लोगों का इलाज में 22 लाख खर्च हुए हैं बागीशा मैडम। 22 लाख की यहाँ पे देश की संपत्ति, और देश के एक जो मध्यम वर्ग परिवार है, 22 लाख समझती हैं होता क्या है 22 लाख रुपए? जहां एक व्यक्ति के इलाज में 22 लाख रुपए खर्च हो गया और आदमी बचा नहीं। जब कोरोना की दवाई नहीं थी हमारे देश में, उसके बाद भी ऐसे 22 लाख का कौन सा ट्रीटमेंट कर दिया यहाँ के लोगों ने? और क्या सरकार देख रही थी? सरकार ने सख्ती क्यों नहीं करी? सिलेंडर देख लीजिए, एम्बुलेंस का रेट देख लीजिए, 20-20 हजार रुपए 20 किलोमीटर के लोगों ने एम्बुलेंस के लिए दिए। दुर्भाग्य हम लोग का, हम लोग देख के कांप गए कि हो क्या रहा है देश में। हमने बड़ी जवाबदारी के साथ, हमारे देश की जनता ने बड़ी जवाबदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी को बिठाया, इस जवाबदारी के साथ कि इस देश में अगर कांग्रेस कम काम कर पाई तो हम आगे आके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या बागीशा जी? जीडीपी माइनस में चली गई, रोजगार गर्त में चला गया, व्यापार खत्म हो गया। यह भयावह स्थिति अभी नहीं देखने को मिलेगी। आप केवल 2 साल इंतजार करिए। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो आप ये देखिए, रोज आंकड़े देखिए, क्राइम बढ़ते जाएंगे। इस क्राइम में कोई कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दल क्राइम नहीं कर रहे। ब्रजभूषण जी बात करें यूपी की, तो यूपी में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस की विचारधारा तो खत्म होती जा रही है। कांग्रेस की विचारधारा मैं बता देता हूं बागीशा जी, विचारधारा किसी पार्टी खत्म नहीं हो सकती, कोई कर नहीं सकता, लेकिन विचारधारा संतुलित होकर देश के विकास के लिए काम करती है। और कांग्रेस ने जो देश में 70 साल विकास किया है, उसी का परिणाम है कि आज लोग 14 साल के अंदर पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं आए, 14 साल के अंदर WHO नहीं बन गया, 14 साल के अंदर वैज्ञानिकों ने ये काम नहीं कर दिया। इसके पहले भी कांग्रेस ने काम किया। आपकी बात करें यूपी में, तो आपने सपा के साथ गठबंधन किया था, अब उसी सपा ने आपको किनारे कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि बड़ी जो पार्टियां होती है उनके साथ गठबंधन यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है, इसीलिए गठबंधन भी तोड़ दिया है। तो बीजेपी के अलावा सपा बसपा भी आपके खिलाफ खड़ी है यूपी में। गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चल ही रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि बिना गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कांग्रेस ने तो इतिहास में रचा है कि बिना गठबंधन की सरकार भी चला के दिखाई है, और सालों साल चलाई है बिना गठबंधन के सरकार। अब गठबंधन का समय है, अगर गठबंधन का लगता है तो हाईकमान निर्णय करेगा किसके साथ गठबंधन करना है, लेकिन आपके साथ कोई नहीं करना चाहता, ये हमने देखा यूपी में। ना तो सपा करना चाहती है, ना ही बसपा करना चाहती है। समय बदलने में देर कितनी लगती है? समय इंतजार कीजिए आप समय का। चलिए डॉक्टर आरिफ उस्मानी से एक कमेंट ले लेती हूँ आखिरी, और उसके बाद राजीव जी की और रुक करूंगी। डॉक्टर आरिफ उस्मानी, क्या लगता है कैबिनेट विस्तार जो हुआ है कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी 2022 में बहुमत की सरकार बनाएगी, और जो गरीबों मजलूमों के ऊपर जुल्म ज्यादती हुई है उसका उनको न्याय दिया जाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून मंत्री का इस्तीफा लिया है, तो बहुत जो कानून मंत्री जो हैं, कई ऐसे जो काम किए हैं भारत सरकार ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, हाई कोर्ट की टिप्पणी आई। इस वजह से सही बात कोर्ट ने कही, इसलिए उनका इस्तीफा हो गया। और कोरोना काल में जो स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षवर्धन जी सही से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, इसलिए उनका इस्तीफा हो गया। और जो सूचना प्रसारण मंत्री जी का इस्तीफा हुआ है, वो सरकार के जो गलत काम थे उसको न्यूज चैनलों पर रोक नहीं पाए। हम मीडिया को बधाई देते हैं
कि मीडिया ने उनके गलत कामों को जो है उजागर किया और उसको रोक नहीं पाया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उनका इस्तीफा हो गया। अब इनको अगर देश की जनता के साथ धोखा नहीं करना है, खाली बोलना है, मुंह खोलना है, मुंह चलाना है, काम नहीं करना है, तब तो कोई बात नहीं। अगर इनको काम करना है तो इस देश के गरीबों, मजदूरों, नौजवानों के लिए योजनाएं लानी चाहिए। जो इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किए थे उसको इनको पूरा करना चाहिए। और इस मंत्रिमंडल विस्तार से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि चंद लोग लाभान्वित होते हैं। सपोज कर लीजिए 43 मिनिस्टर्स ने शपथ ली तो 43 लोगों का तो भला हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। वो वैसे ही भुखमरी लाचारी में जीवन अपना जी रही है। आज अस्पतालों में दवाएं नहीं है। चलिए डॉक्टर आर्य उस्मानी, अब ये तो आने वाले समय में पता लगेगा कि जो मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है वो कितना सही साबित होता है, क्योंकि इस पूरे कैबिनेट विस्तार में यूपी पर फोकस किया गया है, यूपी से मंत्रियों को लिया गया है। जो पैनलिस्ट जो विशेषज्ञ है उन्होंने ये बताया है कि सितंबर तक तीसरी लहर आ जाएगी और तीसरी लहर में पूरा पता लग जाएगा कितना विस्तार हुआ, कितने लोग मारे गए हैं। आज बीबीसी ने जो सर्वे किया है पूरे देश में वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। डॉक्टर आर्य उस्मानी, में राजीव जी की ओर करें। 44 लाख सुन लीजिए 44 लाख लोग जो है अपने मृत्यु सर्टिफिकेट, अपने वारिस उनके जो है वो मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हैं। 44 लाख लोग कोरोना में मौत में समा गए और उसको 4 लाख दिखा रहे हैं, 10% सिर्फ। ये स्थिति है। इतना बड़ा झूठ, और यही झूठ चलाना चाहते थे। उसी झूठ की वजह से आज जो मंत्री फेल हुए थे, चाहे वो सूचना मंत्री हो, चाहे वो कानून मंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। बहुत चलिए डॉक्टर आर्य उस्मानी, मेरे पास समय बहुत कम है, एक आखिरी कमेंट राजीव जी से लूंगी। राजीव जी, बहुत समय बहुत कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या लगता है दलित चेहरों को साथ कर कहीं न कहीं अब बसपा को भी नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में? बागीचा जी, दलित चेहरा साध लें, बैकवर्ड चेहरा साध लें, कोई भी चेहरा साध लें, ब्राह्मण तो एक पद दिया ही है उत्तर प्रदेश से, कोई भी पद साध लें, इतना छीछा लेदर मचा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 साल में। आपको बता दें, एक योजना आई थी आयुष्मान योजना, आपको याद होगा ना। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने स्टेट लेवल पे और गांव लेवल तक कार्ड बनाए थे कि 5 लाख तक का आप इलाज कर दीजिएगा। अभी मैं एक मित्र का सुन रहा था कि 22 लाख रुपया एक व्यक्ति का कोरोना में है। सुन क्या रहा था, ये तो कई लोगों का 10 लाख 20 लाख लग चुका है। आप खुद सोचिए कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूरे भारत के अंदर अगर एक भी आदमी को इलाज हो गया हो कोरोना का, तो बहुत बड़ी बात है। एक भी सिंगल आदमी पूरे भारत के अंदर नहीं मिलेगा, तो फिर इस योजना का लागू करने से क्या फायदा? पहला चीज। दूसरा चीज कि आपने आज मंत्रिमंडल पे जो बहस हो रही है, कि एक बात बताइए, आप हरिशंकर प्रसाद हुए, जावड़ेकर हुए, हर्षवर्धन हुए, चार्डी मिनिस्टर हुए, 4-6 ऐसे पोर्टफोलियो आपको दिख रहा था जिसमें आप लोगों को भी अचंभा हुआ। क्या नाम है आपका, रविशंकर प्रसाद जी क्यों इस्तीफा देना पड़ गया? उसका कारण इससे हैवी वेट कोई दिख रहा है आपको? जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है, अगर जो काम रविशंकर प्रसाद नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल के अंदर कोई। चलिए राजीव जी, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, क्या उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा, या फिर जो कैबिनेट विस्तार हुआ है वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। राजीव जी, समय बहुत कम था मेरे पास, मैं चारों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी समय की कमी के चलते। तो आपको बता दें, मोदी की नई टीम आ गई है। आपको बता दें 34 नए मंत्री बनाए गए हैं, 7 मंत्रियों के प्रमोशन हुए हैं, लेकिन उसके पहले 14 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब नए कैबिनेट का विस्तार हुआ है तो आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। कहीं ये कैबिनेट विस्तार 2024 की तैयारी तो नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष का लगातार ये कहना है कि जिस समय जनता पर ध्यान देना चाहिए, तीसरी लहर पर ध्यान देना चाहिए, बीजेपी सिर्फ अपनी तख्तापलटी, अपने कैबिनेट विस्तार में ध्यान दे रही है। लेकिन अब 2024 की भी तैयारी हो रही है इस कैबिनेट विस्तार से, और 2022 की भी तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।